Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. And आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो पिछले कई टेस्ट से आप सारे बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हो, ऑलमोस्ट 4 to 5। तो आज मैंने सोचा क्यों ना क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो आज क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है और आज सारी गेम है आपके फोकस की। अगर फोकस भटका तो आज आंसर पक्का गलत होगा, राइट। सो देखते हैं आप में से किन सारे स्टूडेंट्स, कौन कौन स्टूडेंट अच्छे से फोकस देते हैं और सेम स्कोर को मेंटेन कर पाते हैं जो वो पिछली बार कर रहे थे, दैट इज 4-5। ठीक, करें स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन है दैट इज असर्शन रीजनिंग। तो आज मैंने असर्शन रीजनिंग को भी इंक्लूड किया क्योंकि एग्जाम्स में असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द परफेक्ट कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इज सिग्निफिकेंट इन द टोटल सप्लाई, hence an individual seller can influence the market price। ये हो गया हमारा assertion। और रीजन में है हमारे पास, in perfect competition the freedom in entry and exit of the firms adjust the supernormal profits and losses accordingly। तो बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा कि पहली चीज both are true and reason is the correct explanation of assertion, फिर both are true, reason is not a correct explanation of assertion, या फिर A is true, R is false, या फिर A is false, R is true। Which of these is the correct answer? कौन सा हमारा सही आंसर है? अब मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट्स वीडियो जरूर देखते हैं बट वो कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट पे आंसर्स नहीं देते। तो इस चीज को अवॉइड करना है क्योंकि जितना ज्यादा हम कमेंट करेंगे, जितना ज्यादा लाइव चैट पे आंसर्स देंगे, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। हम अपने माइंड में तो रख लेते, कभी कभार क्या होता, हमारा माइंड गया था नहीं नहीं ए, नहीं नहीं बी, लेकिन जब हम कमेंट सेक्शन या लाइव चैट पे लिख देंगे तो वो हमारा आंसर लॉक हो जाएगा। फिर जब मैं आंसर बता रहा हूंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, मेरा आंसर ठीक था। कभी कभार हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, माइंड में हमारे दोनों चल रहे होते हैं, फिर हम सोचते हैं हाँ हाँ हमने वो भी सोचा ही था। बट एक्चुअली गेम क्या है, जो आप लाइव चैट पे या फिर कमेंट सेक्शन पे लॉक कर दोगे, ठीक है, तब आज जाके आपको पता चलेगा हाउ यू आर परफॉर्मिंग। ठीक, चलो एक बार डिस्कस कर लेता हूं पहले, फिर आपके साथ अगर न्यू हुआ तो शेयर कर देता हूं। हर एक क्वेश्चन को मैं सिर्फ डायरेक्टली आंसर नहीं बताऊंगा, पहले उसे डिस्कस भी करूंगा। होप आप सबका इसका आंसर आ चुका होगा। डिस्कशन से होगा क्या, इस पूरे चैप्टर की आपकी रिवीजन हो जाएगी और अगर कोई कंसेप्ट आपका मिस आउट होगा तो वो भी आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक, देखो सबसे पहले बात करूं मैं रीजन की। इन अ परफेक्ट कंपटीशन द फ्रीडम इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म एडजस्ट सुपरनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकॉर्डिंगली। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट से हमारा ये क्वेश्चन है और परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है। परफेक्ट कंपटीशन का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि लॉन्ग रन में जितनी भी फर्म्स होंगी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मतलब सबके गुड सेम से हैं, होमोजीनियस से हैं, तो जितनी भी फर्म होंगी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो सिर्फ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगी, राइट। हम सबको पता है ये बात। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन में सारे नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है, सपोज अगर फर्म्स सुपर अबव नॉर्मल या फिर सुपर प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं तो उस केस में होगा क्या, बाकी न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी मार्केट में। मान लो कोई इंडस्ट्री है, उसमें फर्म्स ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं तो बाकी फर्म्स भी देखेंगी भाई वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, तो वो भी एंटर कर जाएंगी, वो भी प्रोड्यूस करने लग जाएंगी, जिससे होगा क्या, प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे और प्राइसेस रिड्यूस होंगे तो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएगा, राइट। अगर मैं बात करूं अब नॉर्मल लॉसेस की, तो अगर अब नॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं इंडस्ट्री में
तो मार्केट में अगर परफेक्ट कंपटीशन में तो होगा क्या, कुछ फर्म्स छोड़ के चली जाएंगी, कुछ फर्म्स जब छोड़ के जाएंगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, राइट। कुछ फर्म्स छोड़ के जाएंगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी, सॉरी सप्लाई डिक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी तो प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट में फर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, इन परफेक्ट कंपटीशन द फ्रीडम इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म एडजस्ट द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंगली। फर्म का आने से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, नॉर्मल में आ जाएंगे, फर्म्स के जाने से जो अब नॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये तो फाइनल हो गया। अब आते हैं असर्शन पे। असर्शन पे, इन अ परफेक्ट कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज, बिल्कुल सही बात है, हमारा फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, दैट शेयर ऑफ ईच सेलर इज सिग्निफिकेंट इन द टोटल सप्लाई। हर एक सेलर का जो सप्लाई है वो सिग्निफिकेंट है, हेंस एन इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। बट परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता, राइट। तो ये हमारा असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, असर्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और रीजन हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, राइट। समझ आ गया। जो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये दो वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल सेलर तो इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता। समझ आ गया। कमेंट सेक्शन पे सबके आंसर्स देख लूं, ठीक, तो जरूर करना है क्योंकि इसी से आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आज टेस्ट करेंगे कौन कौन कितना पानी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बोला मैंने आज सारी गेम फोकस की है, जिसका फोकस भटका उसका आंसर गलत, क्योंकि वर्ड्स पे गेम चलेगी आज। हमें बताना है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइम लेना आराम से। इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मतलब सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is perfectly inelastic, the demand curve is parallel to x-axis. Third point क्या है, when the price of sugar increases there is a contraction in the demand of tea. ये तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और मेरे ख्याल से ये तीन स्टेटमेंट्स आपका पूरा डिमांड चैप्टर रिवाइज करा देंगी, पूरा डिमांड चैप्टर रिवाइज करा देंगी। यहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो गई, यहां पे हमारे डायग्राम्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात हो गई, यहां पे हमारा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन शिफ्ट और हमारा सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री उसकी बात हो गई। यहां पे गलती से मैंने बोलते बोलते हिंट दे दिया, अगर आपने सुना होगा तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। अभी बोलते बोलते मैंने हिंट दे दिया था इस क्वेश्चन में। लेट्स सी कितने स्टूडेंट सही देते हैं आंसर। और मैं सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। करूं स्टार्ट एक्सप्लेन करना? चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, एक बार स्क्रीन इरेज कर लेते हैं पूरी, पहले से स्टार्ट करते हैं, फिर चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इंफीरियर गुड्स की बात हुई है। इंफीरियर गुड्स एक तरह से मान लो लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स का मतलब यह नहीं होता कि कोई एक गुड है, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो वो लो क्वालिटी होगा सबके लिए। इंफीरियर गुड डिपेंड करता होगा कि बंदा कितना रिच और पुअर है, राइट। मेरे लिए अपने नियर बाय शोरूम से जाके शर्ट खरीद के आना इज नॉर्मल गुड, बट शायद जो मुकेश अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, उनके लिए एक नॉर्मल शॉप पे जाके शर्ट खरीदना इज इंफीरियर गुड, उनके लिए ब्रांड्स खरीदना इज नॉर्मल गुड, राइट।
तो इंफीरियर गुड डिपेंड करता है इनकम लेवल पे। जितनी हायर इनकम होती है, लेट्स सपोज मेरे लिए जो इंफीरियर गुड है वो माइट बी आपके लिए, मतलब किसी और के लिए नॉर्मल हो सकता है, जो मेरे लिए नॉर्मल है वो आपके लिए इंफीरियर हो सकता है। अब इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहां जो कंसेप्ट हुआ है वो हुआ इनकम इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिवाइज करा दूं, इनकम इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। तीन इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। और इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे डिसाइड होगा? अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्वेश्चन उठता है जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? किसकी? इंफीरियर गुड्स की। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड इंफीरियर गुड्स की डिक्रीज होगी। देखो, जैसे मैं अमीर होऊंगा तो मेरे लिए जो इंफीरियर गुड्स हैं, लो क्वालिटी गुड्स हैं, मैं उनको कम कंज्यूम करूंगा, अपने नॉर्मल गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करूंगा, राइट? तो जो हमारा ये रिलेशनशिप निकल रहा है वो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव निकल रहा है, तो ये आंसर तो हो गया करेक्ट, मतलब नेगेटिव होता है, तो ये तो हमारा करेक्ट है पहला। फिर आते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ? परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब हुआ डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। और ये पैरेलल किसके है? ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। इन्होंने किसको बोल दिया? एक्स एक्सिस। तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। ठीक, चलो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। थर्ड क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ऑफ टी। तो दो गुड्स की बात हो रही है, शुगर एंड टी। मतलब यहां पे वो बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। शुगर और टी हमारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, नॉट रिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में जाते हैं, सब्स्टिट्यूट जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, नॉट रिलेटेड जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर हमारे शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के लिए चाय पीना, टी पीना महंगा हो जाएगा, जिससे वो टी की डिमांड को कम करेंगे। टी की डिमांड को कम करेंगे। अगर वो टी की डिमांड को कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम होगी। अब बच्चे कंफ्यूज कहां होंगे? यहां वर्ड दे रखा है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना। बट कॉन्ट्रैक्शन वर्ड कब यूज होता है? जब प्राइस, खुद के प्राइस के बढ़ने की वजह से, खुद के प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो। बट यहां पे तो प्राइस शुगर का बढ़ रहा है, तो यहां पे जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था शिफ्ट। देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड ऑफ द टी, या रिडक्शन इन द डिमांड ऑफ द टी। तो यहां पे ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज होता है जब खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड कम होती है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ओनली वन। करेक्ट पूछा था ना, ये भी याद रख लेना। इनकरेक्ट या करेक्ट कौन सा पूछा है? तो करेक्ट पूछा है तो ओनली वन। समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और याद रख लेना, मेरे से पहले आंसर देना है आपको। आज क्वेश्चंस थोड़े टफ है तो टाइम ले लेना अपना आराम से, ठीक है? हाँ, अगर क्वेश्चंस पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक? चलें आगे। अपने अकॉर्डिंग वॉच करना। अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है आपको तो वीडियो को स्लो स्टॉप करके देख लेना। ये नहीं है कि मेरे साथ साथ ही चलना है, पॉज कर लेना, अपना टाइम लेना, प्रॉपरली देखना और क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक? थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। दो स्टेटमेंट्स दे रखी है हमें। स्टेटमेंट्स क्या है? पारुल कंज्यूम्स ओनली टू गुड एक्स एंड वाई whose prices are ₹6 and ₹4 per unit respectively.
she chooses a combination of two goods with a marginal utility of x equal to 5 and that of y equal to 4. एक इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें पारुल से रिलेटेड। फिर दे रखा है निखिल also consumes only two goods x and y whose prices are 6 and 3 per unit respectively. He chooses a combination of these two goods with a marginal rate of substitution equal to 2. फिर ऑप्शंस क्या है? ओनली पारुल इज इन इक्विलिब्रियम, निखिल इज इन इक्विलिब्रियम, पारुल एंड निखिल आर इन इक्विलिब्रियम, नन ऑफ देम इन इक्विलिब्रियम। बताओ कौन इक्विलिब्रियम में है और कौन नहीं है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। फिर बता दूं, अगर स्पीड ज्यादा लग रही हो तो पॉज करना, अच्छे से वेट करना, अपना आंसर पहले कैलकुलेट करना। लाइव चैट पे नहीं दे रहे तो कमेंट पे दे देना, क्वेश्चन नंबर इसीलिए लिखे हैं मैंने। तुम्हारा टास्क होना चाहिए, आपको चेक करना है मेरे आंसर देने से पहले कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक, समझ आ गया? तो ये दो क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट हमारी कहां से रिलेटेड है? ये हमारी है, ये वाली स्टेटमेंट है यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहां पे, और ये होगी हमारी आईसी एनालिसिस। आज मैंने टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा लेवल बढ़ाया आज क्वेश्चंस का, क्योंकि 4 4 5 5 मार्क्स आ रहे थे। मैं कहा ठीक है देखते हैं, अब अगर अब भी हो रहा है तो फिर थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इफ यू टेक टाइम यू कैन स्टॉप अ वीडियो और फिर कर सकते हो। पारुल कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई। पहले तो यूटिलिटी की कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? पहले चुपचाप कंडीशन लिख देने की, MUX अपॉन में प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन में प्राइस ऑफ Y। और आईसी एनालिसिस के केस में कंडीशन क्या होती है? MR मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ये याद होनी चाहिए, नहीं याद तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, और MRE का फॉर्मूला क्या होता है? MRS इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ Y। ये हमारा होता है वो MRE का फॉर्मूला, राइट? चलो अब सिर्फ पुट करनी है वैल्यूज। पारुल कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स x एंड y whose prices are 6 and 4। तो प्राइस ऑफ x दे रखा है हमें 6 और y दे रखा है 4। यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, ये है 5, एंड यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4, ये है 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है भाई। तो पारुल जी तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, पारुल जी तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो बचे अब निखिल जी। निखिल जी को भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। MRS दे रखा है इन्होंने 2, और MRE कैसे निकलता है? प्राइस ऑफ x अपॉन में प्राइस ऑफ y। तो ये कट गया 2, ये इक्वल आ रहा है, मतलब निखिल जी तो इक्विलिब्रियम पे है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली निखिल इज इन इक्विलिब्रियम, ओनली निखिल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, अगर कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है या अगर आप ये वाला अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो तो कोर्स परचेज करो, पहले कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर जरूर करो। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी वन है आपके लिए। इजी वन मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जैसे पिछले वाले थे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। बताओ कौन सा करेक्ट पेयर है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मेल्ट एंड मिलर। अच्छा, यहाँ पे ऑथर्स या जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया, इकोनॉमिस्ट, उनके नेम्स दिए हुए हैं। आपको चेक करना है क्या जो स्टेटमेंट्स है या थ्योरी है इन इकोनॉमिस्ट ने दी है या नहीं दी है। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच एल्फ्रेड मार्शल, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एजी पेगो। बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार कि भाई मैच द फॉलोइंग दे रखा है, बट ये मैच द फॉलोइंग है नहीं। हमें सिर्फ सामने वाला पेयर चेक करना है सही है नहीं है। ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। अब इन दोनों के करेक्ट आंसर मैं नहीं बता रहा। क्लास के एंड में आपका टास्क है, ढूंढो, गूगल करो, याद है तो कमेंट सेक्शन पे आंसर करो।
याद है तो लिख देना सर याद है। हाँ, अगर गूगल करके लिख रहे हो तो साफ लिख देना गूगल किया है, बट हाँ आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते। अगर आप टेलीग्राम पे पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी पिछले साल भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिनमें उन्होंने जो थ्योरीज हैं किन्होंने दी हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक। तो नेम्स लर्न करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम यूजीसी की बात करते हैं तो, ठीक। समझ आ गया। चलें एक क्वेश्चन और देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनल गुड। Which of the following is a final good? The shirt was purchased by firm X from the firm Y for the resale in the shop. ठीक है। Machine purchased by the manufacturing firm for the further production of chips. Milk purchased by the household. ठीक, इसका आंसर दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फाइनल गुड्स कौन से हैं इसमें से? आंसर देने से पहले एक चीज और रिमाइंड करा दूं, मतलब आप आंसर देते रहो। आपको करना क्या है, जब ये 5th क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपको अपना स्कोर देखना है, मतलब आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे मैं जजमेंट लेता हूं कि नेक्स्ट टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, किस लेवल का प्रिपेयर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, आप अपना अपना स्कोर अपडेट नहीं करते। अगर आप माइंड में भी कर रहे हो, कमेंट्स में नहीं भी लिख रहे हो, तो भी एक बार कमेंट सेक्शन में जाके स्कोर जरूर अपडेट कर दिया करो। उससे होगा क्या, मैं उसे इवैल्यूएट कर लिया करूंगा कि हाँ भाई ये लेवल परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार इवैल्यूएट किया, स्टूडेंट्स डाटा इंटरप्रिटेशन में 5 तक स्कोर कर रहे थे, उससे पहले अकाउंटेंसी में भी 4-5 स्कोर कर रहे थे। तो इस बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जिससे टाइम कंज्यूमिंग हो, बट आपको अपनी स्पीड तेज रखनी है, ठीक। ताकि अब ये याद रखना, कमेंट सेक्शन में करना है। स्टूडेंट्स कभी कभार करते क्या है, लाइव चैट में कर देते हैं कमेंट, जिससे मेरे को बाद में देखने में मुश्किल होती है, तो फिर मैं कभी कभार उसे इग्नोर करना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मेरे को डायरेक्टली सारे कमेंट्स विजिबल हो जाते हैं, ठीक। और आज का सेशन कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, या क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ाया जाए, या ये क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत इजी लगा कि सर ये भी बहुत इजी था, मेरे 5 आउट ऑफ 5 आ रहे हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। द शर्ट वॉज परचेज बाय फर्म एक्स फ्रॉम द फर्म वाई। अच्छा, पहले तो कंसेप्ट क्या है? फाइनल गुड। 2 तरह के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज याद होंगी तो ये क्वेश्चन आसान है। फाइनल गुड्स के अंदर हमारे पास 2 गुड्स आते हैं, जो कंजम्पशन वाले हो गए, मैंने चिप्स खरीद के खा लिए, दिस इज कंजम्पशन गुड, और मतलब दिस इज कंजम्पशन, मेरा हमारा फाइनल गुड है। मैंने शर्ट खरीदी और पहनी, दिस इज फाइनल गुड। या फिर जो इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, हमने ये लैपटॉप लिया, ये कैमरा लिया, दीज आर फाइनल गुड्स, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, राइट। फिर आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में भी 2 गुड्स हो गए। पहली चीज जो रीसेल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे दुकानदार ने सामान खरीदा और उसे बेचना है, उसे आगे शर्ट खरीदी उसे बेचनी है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड वन, जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं केक बनाता हूं, तो मैंने मिल्क परचेज किया, उसका केक बनाया, मतलब केक बनाने के लिए यूज किया और उस केक को आगे बेचा, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड। अब इन क्वेश्चन पे आते हैं। द शर्ट वॉज परचेज बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई फॉर द रीसेल इन द शॉप। इतना इजी दे दिया, साफ दे दिया, रीसेल पर्पस, तो ये तो हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड, तो ये फाइनल गुड का पार्ट नहीं है। मशीन परचेज बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मशीन परचेज बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ चिप्स। यहां बच्चे कंफ्यूज होंगे, फर्दर प्रोडक्शन लिखा है लेकिन खरीद क्या रहा है? मशीन। मशीन इज द इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा फाइनल गुड है, ना कि इंटरमीडिएट गुड। अगर ये पोटैटो की बात करता मशीन की जगह, अगर सॉल्ट की बात करता, तो होता हमारा कि ये हमारा इंटरमीडिएट गुड। मशीन ऐसा थोड़ा एक आलू के साथ पूरी मशीन भी जा रही है,
मशीन तो सालों साल चलेगी, वो इन्वेस्टमेंट है फर्म का, ठीक है। फिर आता है मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। अगर कोई इसे इंटरमीडिएट सोच रहा है तो बेवकूफ है, ये तो फाइनल का फाइनल ही है। ये तो गिवन हो गया, मिल्क परचेज है और हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहा है, कंजम्पशन गुड हो गया, फाइनल गुड हो गया, ठीक। तो हमारे 2 और 3 करेक्ट हुए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समय आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम, एनीवेयर। अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या मेंशन करना है, क्वेश्चंस कैसे लगे, आपका स्कोर क्या है, और एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, कौन सा था? आपको यह बताना है कि ये दो थ्योरीज के नेम जो हैं, ये किसने दिए हैं, ये कंसेप्ट्स, ये आपको मेंशन करना है। 3 चीजें कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। स्कोर जरूर करा करो, बाकी चीजें ट्राई करो ना करो, क्योंकि उससे आप ही के लिए बेनिफिट होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन उसी लेवल के बनाऊंगा। और क्वेश्चंस कैसे लगे वो बता दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।